हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर 5 में आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स और सेकंड टॉपिक है एटीट्यूड और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सो एथिक्स इन प्राइवेट और एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप्स। पहले तो आपको ये आ जाए सवाल कि एथिक्स इन प्राइवेट और पब्लिक रिलेशन में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पब्लिक वाला। एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ प्राइवेट की, यहाँ पे पब्लिक की। प्राइवेट में जो एथिक्स होंगे दे आर मोर इंडिविजुअल और क्लोज टू फैमिली। वो हमारे इंडिविजुअल क्या है और क्लोज फैमिली के बीच ही हमें उनको फॉलो करते हैं। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, इट इज इंडिविजुअल एंड पब्लिक स्फीयर। यहाँ पे है इंडिविजुअल और फैमिली, यहाँ पे है इंडिविजुअल और पब्लिक स्फीयर के साथ जो उसके रिलेशन है वो कैसे हैं। इट लीड्स टू सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट हुआ अपना जाति। जैसे कोई भी काम है जो हमारे प्राइवेट लाइफ में जो हमारे एथिक्स होंगे वो ड्रिवन बिकॉज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, और यहाँ जो होंगे वो हमारे ड्रिवन होंगे ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कैसे करें। और यहाँ पे होगा कि हम अपने आप को इंडिविजुअल बेस पे अपने आप को प्रॉफिट कैसे दें। ओके और जो एथिक्स जो हमारे प्राइवेट लाइफ में जो हमारे एथिक्स हैं, ओके, दे हेल्प, वो हमें हेल्प करते हैं इन फॉर्मिंग द बेस फॉर मॉरल वैल्यूज ऑफ अ पर्सन। ये हमें हेल्प करते हैं हमारी वैल्यूज बनाने में। फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी। यहाँ बोलने का क्या मतलब है मेरा, कि जो हमारे एथिक्स है हमारी प्राइवेट लाइफ में वो कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक रिलेशंस कैसे होंगे या पब्लिक लाइफ में हम क्या करेंगे उसको काफ़ी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 8 बजे खाना खाता हूँ और 9 बजे अपने काम करने के लिए मैं रेडी होता हूँ। और अब मेरी जॉब लग जाती है तो मुझे पता है कि ऑफिस 9 बजे लगता है, लेकिन मेरी पंक्चुअलिटी है ना कि मैं 5 बजे उठता हूँ, 8 बजे खाना खाता हूँ, तो मुझे पता है मेरी पंक्चुअलिटी मुझे अलो भी करेगी कि मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगा। तो कहीं ना कहीं उसने मेरा पब्लिक रिलेशन जो है वो चीज़ डिफाइन की है। ओके, अगर हम बात यहाँ पर करें, सिविल सर्वेंट मस्ट कीप पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड व्हेन डीलिंग। वो जब भी उसको डील करना है उसको हमेशा और हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट की ही बात करनी है, वो प्राइवेट इंटरेस्ट की बात नहीं कर सकता। इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक्ट ऑफ गेटिंग अलोंग विद पीपल तो वी कॉन्स्टेंटली कम इन टच विद। जिनके टच में हम रोज आते हैं उनके साथ हम, एक्ट ऑफ गेटिंग अलोंग विद पीपल वी कॉन्स्टेंटली कम इन टच विद, वही तो है पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में हम लोगों से रोज मिलते हैं, तो उनका गुड हमने सोचना है, अपना गुड नहीं। जैसे धीरू भाई अंबानी हेडक्वार्टर में की स्टोरी। हुआ क्या था कि जब धीरू भाई अंबानी को, मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊंगा, उनको काफ़ी लॉस आ गया अपनी कंपनी ने। तो उन्होंने जो भी उनके सीएस थे, जो भी उनके जितने भी उनके थिंक टैंक्स थे, उन्होंने उनको पूछा कि आप क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो, इस कंपनी को आप बेच दो, यहाँ से जो पैसा आएगा उससे हमारा लॉस की जो है वो भरपाई हो जाएगी। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, ठीक है, उसको बोला कि ये लो 10 करोड़, मुंबई में यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो। तो उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने बोला टाइम और डेट मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें बस वहां जाना है और काम शुरू करवाना है। अब हुआ क्या था कि उन्होंने यहाँ से, वो लॉस में थे, वो यहाँ इसको बेच के वो अपना गुड अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको पता था कि मेरी इस फैक्ट्री को बंद करने से या बेचने से काफ़ी लोगों का नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वहाँ पे काम शुरू हुआ लोगों को लगा कि रिलायंस काफ़ी पैसा बना रही है और लोगों ने उसके शेयर खरीदना शुरू कर दिए उसके शेयर खरीदना। वहां से जब वो उन्होंने शेयर खरीदे तो उनका वहां से क्या हुआ, वहां से उनको फंडिंग आई और उन्होंने जो उनकी लॉस में की जो उनकी कंपनी थी उसकी उन्होंने भरपाई करके उन्होंने उसको ट्रैक पे ले आया और बाद में उन्होंने उसी जगह पे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। सो बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप एक ऑफिसर होते हैं आपको हमेशा पब्लिक गुड का सोचना है बिफोर यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की, इंडिविजुअल में क्या होते हैं और पब्लिक लाइफ में क्या होते हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, लिमिटेड इन नेचर। अगर हम प्राइवेट लाइफ की बात करें, इनहेरिटेड होते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसा उन्होंने किया होगा हम भी वैसा करेंगे। और ड्यूरेबल होते हैं कि इनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत जल्दी आसानी से चेंज नहीं होते। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूज फ्रेंड और अनफ्रेंड। यहाँ पे हम चूज करते हैं, अच्छा ये मेरी लाइक का है तो मेरा फ्रेंड है, ये मेरी लाइक का नहीं है तो मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ। क्योंकि मेरे एथिक्स मेरे चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये काफी इनहेरिटेड होते हैं। जो मेरी लाइन में आएगा वो ठीक है, जो नहीं आएगा वो नहीं। वर्चुअल एथिक्स एंड रिलेशनशिप एथिक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ओके, जो हमारे वर्चुअल एथिक्स होते हैं और हमारे रिलेशनशिप एथिक्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्राइवेट लाइफ में। ओके, फॉर एग्जांपल कि जहां पे मैंने यहाँ पे लिखा है यूपीएससी प्रिपरेशन, नॉट अ प्रिपरेशन। अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके रिलेशंस में जो आपके लोग हैं वो आपको काफी मोटिवेट करें इस चीज के लिए, ना कि वो जो आपको डिप्रेस करें। जैसे कोई आ जाएगा वो बोलेगा अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये तो होगा ही नहीं, पिछले इतने साल से बच्चे कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ जो एटीट्यूड है वो आपकी तरफ ना हो। एक्सपेक्टेशंस ऑफ वर्चुअस, केयरिंग एंड ऑनेस्ट। ये प्राइवेट लाइफ में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वर्चुअस हो, आप केयरिंग हो और आप ऑनेस्ट हो, यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। वैसे ही यहाँ से आपसे यही एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि आप इन चीज़ों का एक अच्छा रोल प्ले करें एज इन योर
प्राइवेट अफेयर्स। यू मस्ट प्रैक्टिस लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस। ये भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है इन अ प्राइवेट लाइफ कि आप ये सारी चीजें आप में हो। यहाँ पे 2 रूल्स हैं, एक गोल्डन रूल है और एक कार्ल मार्क्स का रूल है। गोल्डन रूल बोलता है डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू टू योर्स, मतलब कि आप दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव कीजिए कि अगर आप उसकी जगह होते और आप जो बर्ताव चाहते हैं कोई आपके साथ करे, वैसा बर्ताव आप दूसरों को उसके साथ करिए। और कार्ल मार्क्स ने बोला फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, कि जिसकी जैसी एबिलिटी है, ओके, जिसकी जैसी एबिलिटी है उसको उसकी जरूरतें भी वैसी ही होंगी। ओके, सो दीज आर द 2 रूल्स, दीज आर द प्रिंसिपल्स इन प्राइवेट लाइफ दैट यू हैव टू फॉलो। आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि लोग आपसे काफी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लोग आपसे काफी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे 7 प्रिंसिपल्स इन पब्लिक लाइफ, जो कि आपको पब्लिक लाइफ में फॉलो करने चाहिए क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशनशिप्स और एथिक्स जो है। सो फर्स्ट है, इट इज सेट बाय आउट बाय लॉर्ड नोलन इन 1995 में जो लॉर्ड नोलन थे उन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए थे। सबसे पहला जो उन्होंने बोला था कि अगर पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं तो जो एथिक्स आपको फॉलो करने हैं या जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो इन 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। सबसे पहला है सेल्फलेसनेस, एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट गेन एनी फाइनेंशियल और अदर बेनिफिट्स। आपको एक्ट करना है हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में, नॉट आपको एक्ट करना है फाइनेंशियल गेन के लिए, मतलब अपने गेन के लिए आपको एक्ट नहीं करना है बल्कि आपको लोगों के लिए काम करना है। सेकंड है इंटीग्रिटी, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, मतलब आपका जो काम है उसके ऊपर किसी बाहर की साइड का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस। थर्ड इज ऑब्जेक्टिविटी, चॉइसेस ऑन मेरिट ओनली, जैसे कोई एग्जाम, जैसे हम देखें JKSSB, उन्होंने अभी SI का एग्जाम लिया था, ओके, लेकिन उनकी ऑब्जेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, देयर ऑब्जेक्टिविटी, वहां पे इंटीग्रिटी का इशू था और सेल्फलेसनेस के साथ उन्होंने काम नहीं किया था। उनकी जो चॉइसेस थी वो मेरिट के ऊपर बेस नहीं थी, इंटीग्रिटी से उनको आउटसाइड का इन्फ्लुएंस भी आया था और सेल्फलेसनेस, उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए ये काम किए थे, जिसकी वजह से ये पेपर क्रैश कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी, जो भी आप काम करें उसके लिए आप अकाउंटेबल होने चाहिए इन योर पब्लिक लाइफ। यू मस्ट बी ओपननेस, दैट मींस यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, मींस इसका क्या है, यू ऑलवेज हैव टू गिव रीजंस फॉर योर डिसीजंस। यू मस्ट बी ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी मींस ट्रूथफुलनेस, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। शुड प्रमोट एंड सपोर्ट दिस प्रिंसिपल्स बाय लीडरशिप एंड एग्जांपल, आपको इन प्रिंसिपल को सपोर्ट भी करना है, ओके, और ताकि लोग जो है वो पब्लिक जो हमारा एस्पेक्ट है उसकी तरफ थोड़े एक ऑनेस्ट या एक ऐसे देखें कि हमें जस्टिस मिलता है, जस्टिस की भावना उनके अंदर आनी चाहिए, यहाँ से हमें जस्टिस मिलता है। सो दैट वे हम बोल सकते हैं कि दीज आर द प्रिंसिपल्स विच वन हैज टू फॉलो इन पब्लिक लाइफ एंड दीज आर द प्रिंसिपल विच वन हैव टू फॉलो इन प्राइवेट लाइफ। सो अब इश्यूज क्या है इनके साथ। सबसे पहला जो सवाल आता है जो आपको आ भी सकता है कि क्या प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप जो है इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कि प्राइवेट लाइफ में जो मेरे एथिक्स हैं और जो मेरे पब्लिक लाइफ में जो मेरे एथिक्स हैं वो एंटायरली डिफरेंट हो, मतलब कि यहाँ पे नॉट पंक्चुअल, मैं पंक्चुअल ही नहीं हूँ और यहाँ पे मैं पंक्चुअल हो जाता हूँ, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। सो कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेट वैल्यूज, हमारे प्राइवेट मॉरल्स, हमारे प्राइवेट एथिक्स हमारे पब्लिक रिलेशंस को या पब्लिक एथिक्स को डिफाइन करते हैं या उनको फॉर्मेशन में उनकी हेल्प करते हैं, बिकॉज और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिलोंग करती है किसको? सोसाइटी को, और सोसाइटी मीन्स एथिक्स एंड एथिक्स देयरफॉर कैन नॉट सेपरेटेड। ये भी मैंने आपको बताया। अगर हम इसको दूसरी साइड से देखें, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है वो किसके लिए काम करती है? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी किस पे चलती है? एथिक्स पे, और एथिक्स को इसलिए हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो प्राइवेट एथिक्स होंगे वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे फ्रॉम पब्लिक लाइफ, या मेरे जो प्राइवेट एथिक्स होंगे वो कहीं ना कहीं फॉर्म हुए होंगे फ्रॉम माई पब्लिक स्फेयर्स। इंटीग्रिटी ऑब्लिक वैल्यू फ्रॉम प्राइवेट लाइफ टू पब्लिक लाइफ, ओके। जो हमारी, देखो हम इसको नहीं कर सकते सेपरेट क्योंकि जो हमारी वैल्यूज हैं प्राइवेट लाइफ से पब्लिक लाइफ में वही जाती हैं, जो ये मैंने सेकंड आपको पॉइंट बताया, दिस इज दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ जॉब प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि हस्बैंड है और वाइफ है तो दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो प्रमोशन किसको देनी है? हस्बैंड को या वाइफ को? सो सच टाइप ऑफ इश्यूज कैन गेम अक्रॉस योर प्राइवेट पब्लिक लाइफ। मतलब इसका बोलने का ये है कि प्राइवेट इश्यूज और पब्लिक इश्यूज कभी आपके सामने आ सकते हैं। मैं इसके आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट अस सपोज यू आर अ रेवेन्यू ऑफिसर और आप एक गांव में चले गए और वहां पे आपको एक इशू आपके सामने आया कि यार ये एक लैंड का टुकड़ा जो है ये एक मिस्टर एक्स को करता है, लेकिन वाई बोल रहा है कि ये टुकड़ा उसका है एंसेस्टरली। जब आप उस गांव में आप बोलते हो कि मैंने जाना है मौके पे, मैं इसको देखूंगा, मैं डिफाइन करूंगा, जैसे आप जाते हो तो ये जो एक्स है ये आपकी जो वाइफ है ये उसका मामा आता है, ये उसका मामा है, ठीक है। और ये जो वाई है ये आपका कुछ नहीं लगता,
दिस मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस यू इन डिफाइनिंग कि वेदर दिस लैंड बिलोंग्स टू हिम और हिम। आपको लॉ पे जाना है, आपको मेरिट ऑफ द केस पे जाना है डिसाइड करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशंस और प्राइवेट रिलेशंस। यहीं पे प्रॉब्लम है, यही इशू है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे आपका अपना कोई इंटरेस्ट सामने ना आ जाए। ओके, दैट इज नेक्स्ट। जो ये था हमारा पब्लिक और प्राइवेट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स आपका नजरिया किसी चीज को लेके, किसी चीज को देखने का। एटीट्यूड क्या है? साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट इज एक्सप्रेस्ड by evaluation of particular entity with some degree of favors or disfavors. It's a psychological tendency जो कि आप एक्सप्रेस करते हो in evaluating something with some degree of favor, जहाँ तो आप उसके फेवर में बात करते हो या आप उसके डिसफेवर में बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शनल पेपर गिविंग लेस स्कोर इन JKS। आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो गया है, आपने पेपर देखे लास्ट 5 साल के, आपने बोला कि जिसने ज्योग्राफी रखी हो उसकी सिलेक्शन पक्का, जिसने पॉलिटिकल साइंस रखी हो उसकी सिलेक्शन पक्का, लेकिन जिसने लेट अस सपोज वो कहते हैं जिसने फिलोसफी रखी है वो नहीं होगा सिलेक्ट, जिसने मेडिकल रखा है सिलेक्ट नहीं होगा, जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखी है सिलेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज योर एटीट्यूड ना, कि आपने, ये आपकी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं, इट्स योर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी कि आपने कुछ इवैल्यूएशन की और आप उसके फेवर या डिसफेवर में आपने कोई बात कर दी। इवैल्यूएशन ऑफ एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट रेंजिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली नेगेटिव टू एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ठीक है, तो इवैल्यूएशन जो होती है वो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी या नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही है इवैल्यूएशन। आप उसको पॉजिटिव जाओगे या उसको नेगेटिव जाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। आपको पता होना चाहिए एटीट्यूड क्या है, किसी चीज को देखने का नजरिया। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। तो एक मॉडल होता है ABC मॉडल, उसके ऊपर बेस होता है आपका स्ट्रक्चर। जो आपका एटीट्यूड है, पहले इसको लिया जाता था कि ये सिर्फ कॉग्निटिव होता है, लेकिन अभी इसको लिया जाता है ABC मॉडल, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। सो कॉग्निटिव हो गया डिपेंड अपॉन पर्सन्स थॉट एंड बिलीव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। कॉग्निटिव हो गया कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ठीक है, जहां वो जिस घर में, जिस फैमिली से वो आता है, वहां पे उसके पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या है, वहां से वो काफी चीजें इनहेरिट करेगा। सेकंड आता है इफेक्टिव, मतलब फीलिंग विच द ऑब्जेक्ट पर्सन इशू आर इन्वेंट इनवोक्स। इफेक्टिव हो गया कि उसने कुछ देखा, उसने कुछ फील किया और उसके बेस पे उसने अपना एटीट्यूड डेवलप किया। और थर्ड है बिहेवियर, उसने कोई एक्शन किया, मैनर इन विच द एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस द पर्सन्स बिहेवियर। मतलब जैसे कोई थीफ है, ठीक है, किसी के लिए वो चोर है क्योंकि उसने अपने घर में पढ़ा कि चोरी करना पाप है, चोर गलत होते हैं। और कोई एक बेचारा ऐसा गरीब है जिसने खुद बचपन से चोरी करके सिर्फ कुछ खाना जो है, जैसे किसी दरगाह से या किसी मंदिर से खाना चुरा लिया और वो खा लिया, तो वो भी थीफ है और ये भी थीफ है। लेकिन ये वाला थीफ जब इसको देखेगा तो इसको लगेगा मेरी इसकी कोई परेशानी रही होगी। तो एटीट्यूड जो है वो अलग अलग होता है, वो एक्शंस के ऊपर भी हम डिफाइन करते हैं कि बंदे के एक्शन कैसे हैं, वो भी उसके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैनर इन विच द एटीट्यूड इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर, एटीट्यूड है वो पर्सन के बिहेवियर को भी, जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसे आपके एक्शन होंगे। सो दैट इज इट्स मीनिंग। सीक्वेंस शुड बी चेंज। इनका सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, इनका जो सीक्वेंस है वो कोई भी हो सकता है। आप इफेक्टिव हो सकते हो, आपका जो एटीट्यूड है वो इफेक्टिव से भी आ सकता है, बिहेवियर से भी आ सकता है, और शायद कॉग्निटिव हो ही नहीं, आप अनाथ हो। आपने जो फील किया लाइफ में, आपने जैसा बिहेवियर किसी का देखा या आपका बिहेवियर जो था उसकी वजह से आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है, इट मे इफेक्टिव। अब इसके फीचर्स क्या है, स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, इट इज बेस्ड ऑन ABC मॉडल, याद रखने। कॉग्निटिव जो आप पेरेंट्स से लेते हो, हेरिडेटरी है। बिहेवियर आपको एक्शन से आता है, और अफेक्टिव जो आप फील करते हो। अब है इसके फीचर्स। जनरली लर्नड पब्लिक जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं आपने लर्न किया, मतलब वही अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया। 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके, कॉग्निटिव दिमागी, इमोशनल और बिहेवियर। ये आपके एक्शंस आ गए, ये आपकी फीलिंग्स आ गई, और ये आपका कॉग्निटिव आ गया। नॉट इजिली चेंज्ड, साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, ये दिमागी चीज है, इतनी जल्दी एटीट्यूड जो है किसी बंदे का चेंज नहीं होता। इट हैज द एबिलिटी टू मोटिवेट ए पर्सन। देखिए कि हमारे फेवर्स और हमारे डिसफेवर्स, जो तो हमारे फेवर में है वो तो हमारा अपना है, जहां पे डिसफेवर आपको दिखा वहां पे एटीट्यूड एक आपने एबिलिटी डेवलप भी करता है कि आप दूसरे को चेंज करो, मोटिवेट करो कि ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, ताकि वो आपके फेवर की बात करें। इंटेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एटीट्यूड। जो इंटेंसिटी होती है एटीट्यूड की वो डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट एटीट्यूड। किसी के लिए जो थीफ है वो एक ग्रूसम क्रिमिनल है और किसी के लिए नहीं है। आपकी इंटेंसिटी फॉर सेम थिंग्स भी वेरी कर सकती है, आपकी और आपके किसी और बंदे की। जैसे कि ड्राइंग, किसी को लगता है कि ये बोरिंग काम है और किसी के लिए लगता है कि ये एक आर्ट है। मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चॉइसेस टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट। पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी हो सकती है। 2 टाइप की चॉइसेस होती हैं टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। अब है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ लिया कि एटीट्यूड की थ्योरी क्या है। उसके बाद आपने पढ़ लिया कि एटीट्यूड जो है
उसके फीचर्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, हम एटीट्यूड को कैसे बनाते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है एटीट्यूड का वो आता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक मतलब कि आपकी पैदाइश, आप किस घर में पैदा हुए, आप किसी पंडित के घर में पैदा होगे, या आप किसी गुप्ता के घर में पैदा होगे, या आप किसी मुस्लिम के घर में पैदा होगे, या आप किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा होगे, या आप किसी जैन के घर में पैदा होगे, वहाँ से जो आपने एटीट्यूड अपने आप डेवलप किया। इन 1992 यहाँ पे स्टडी की गई ट्विंस की, आइडेंटिकल होते हैं ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो जो आइडेंटिकल से उनको क्या किया गया, एटीट्यूड हैज सम जेनेटिक फैक्टर्स आल्सो। वहीं से हमें पता चला कि जेनेटिकली भी जो क्या है हमारा एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता है। जैसे गट लेवल प्रेफरेंस, चाइल्ड फूड प्रेफरेंस, हमने बड़ी बार देखा कि जो चाइल्ड होते हैं जब वो ग्रो करते हैं तो उनकी एक फूड प्रेफरेंस बन जाती है, उनको कोई चीज़ पसंद होती है, कोई चीज़ पसंद नहीं होती है। जैसे कि मुझे टमाटर पसंद नहीं है, तो ये मेरी गट फीलिंग डेवलप हो गया, तो टमाटर को लेके जो मेरा एटीट्यूड है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, किसी का मे बी खीरे को लेके ऐसा एटीट्यूड हो जाए, किसी का धनिया को लेके ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। सो डिफरेंट एटीट्यूड, तो ये गट लेवल फीलिंग जो हम डेवलप करते हैं, इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपको धनिया अच्छा नहीं लगता, एक एटीट्यूड आपका डेवलप हो गया है, तो आज के टाइम में आप बोलो उसको चेंज करने के लिए आपको मुश्किल आएगी। पर्सन इज मोर इफेक्टेड बाय जेनेटिक फैक्टर्स एंड द लर्न फैक्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप अपने बचपन से देखो, मुझे आज पता है कि टमाटर खाना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा टेस्ट, मेरा वो एटीट्यूड उसकी तरफ वैसा नहीं रहा, और उसको इसका इट हैज मोर इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट थ्योरी जो है वो क्या बोलते हैं कि जो चाइल्ड है, अगर उसके पेरेंट्स पॉजिटिव बात करेंगे तो जब वो चाइल्ड सोसाइटी में जाएगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। अगर उसके पेरेंट्स नेगेटिव बात करेंगे, जब वो चाइल्ड नेगेटिव, तो वो नेगेटिव बात ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को बोलते हैं कि हाँ बेटा गाड़ी चलाओ, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ी सी पॉजिटिव रहना, आप गाड़ी चला लोगे, तो वो जब सोसाइटी में जाएगा तो यही बोलेगा कि गाड़ी चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरी साइड अगर उसके पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से एक्सीडेंट ही होते हैं, जब वो सोसाइटी में जाएगा तो वो यही बात फैलाएगा कि नहीं, उसका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि नहीं, गाड़ी जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में उसको ले लेगा। सो दिस इज जेनेटिक फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे सोशल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स की। इसमें क्या है, जैसे 3 टाइप की एज होती है आपकी, अर्ली चाइल्डहुड, अडोलोसेंट और अडल्टहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड और अडोलोसेंट, दिस इज योर टेंडर एज, व्हाट ही सीज इट गेट्स इम्प्रिंट। जैसे चाइल्ड है, जेएनके का 360 है, या जेएनके के जो लोग हैं या पीपल हैं, उनको ऐसा लगता था कि दे आर समवट स्पेशल, क्योंकि हमें स्पेशल दिया गया था, हमारा एक एटीट्यूड वैसा डेवलप हो गया था कि वी थिंक वी आर स्पेशल। ओके, तो ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो हमारी टेंडर एज से ही हमें ये चीज़ बताई गई थी कि जो जॉब्स हैं और जो लैंड्स हैं वो हमारी हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड जिसमें बात करो, और इसको चेंज करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, और हम ये चीज़ देख भी रहे हैं। इट लेड टू डेवलप नेचर ऑफ एटीट्यूड, कि हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो, हमारा एक एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर डेवलप हो गया तो हमारी नेचर भी डिफाइन होगी कि उस चीज़ को लेकर हम क्या सोचते हैं, कि हम पॉजिटिव सोचते हैं कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। जो हम सोच रहे होंगे वही हमारा एटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम अडल्टहुड में आते हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस होता है। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग, हमारी बैड और गुड हैबिट्स या हमारी सोसाइटी कैसे है, हमारा नेबर कैसा है, ये डिफाइन करेगा कहीं ना कहीं। जब मैं अडल्टहुड में जाऊंगा, जब मेरे को खुद मेरा दिमाग होगा, खुद मेरी सोच होगी, तो मेरा फ्रेंड, मेरा नेबर, मेरा वो दोस्त जिसके साथ मैं स्कूल जाऊंगा, इट ऑल डिपेंड्स। तो कंडीशनिंग होती है। रिवॉर्ड और पुनिशमेंट की वजह से भी हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। स्कूल लाइफ में हमारा एटीट्यूड जो है पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि हम रिवॉर्ड के चक्रों में होते हैं, और पुनिशमेंट को हम क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं ना। पुनिशमेंट नेगेटिव एटीट्यूड है ना, उसको लेके कि हम पुनिश हो जाएंगे। तो रिवॉर्ड और पुनिशमेंट भी कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन में हमारा डिफाइन करती है। ठीक है, और यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट की मैं आपको जैसे आपको स्कूल में ना बोला जाता है कि जो होमवर्क करके आएगा, ठीक है, उसको नहीं, जो नहीं करके आएगा उसको मार पड़ेगी या डंडे पड़ेंगे। तो हमारा एटीट्यूड डेवलप हो गया कि भाई काम करके जाना है, क्योंकि पॉजिटिव है तो नंबर मिलेंगे, 9 में से 10 में से 9 नंबर। ठीक है, और पुनिशमेंट थी दूसरी साइड, इसलिए हमने ये एटीट्यूड डेवलप किया। ये हमें मिला नहीं है, हमने डेवलप किया। तो हम यहाँ पे बात ही उसी कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला, क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पे आप रहते हो, जो आपके आस और पड़ोस में आपके दोस्त हैं, ये आपकी चीजें डिफाइन करते हैं। ओके, सेकंड, जो ARC की रिपोर्ट है उसमें गवर्नमेंट को यही चीजें बताई कि जो अच्छा काम करेगा उसको आपको रिवार्ड देना है। थर्ड है सोशलाइजेशन, आप कितने सोशल हो, कहाँ पे, स्कूल में, वर्क प्लेस में, आपके रिलीजियस प्लेस में, आपके मीडिया में, ये सारी चीजें आपके एटीट्यूड को डिफाइन करती हैं। मीडिया से आपका एटीट्यूड इफेक्ट होता है या बनता है किसी चीज को लेके। आप रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। आप अपनी वर्क प्लेस पे जाते हो, आपका एक वर्क प्लेस वाला एटीट्यूड डेवलप होता है। आप स्कूल में जाते हो, वहाँ भी आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। ऑल दीज थिंग्स डेवलप योर एटीट्यूड। अब वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, वो एक अलग चीज है कि आप किन लोगों के बीच बैठे हो, आप क्या चीज सुन रहे हो, वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करेगा। लेकिन हाँ, ये चीजें आपके एटीट्यूड को डेवलप करने में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बोल रहा था, दैट इज फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड काम क्या करता है, इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ये पर्सन की लाइफ को बड़ा इफेक्ट करता है, बोथ पॉजिटिवली और नेगेटिवली। इसकी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि किसी चीज को लेकर आपका एटीट्यूड ही डेवलप करेगा कि आप आगे अपनी लाइफ में कैसे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि UPSC या KAS, JKAS, इनकी तैयारी के लिए आपका एटीट्यूड कैसा है, इन एग्जाम को लेके आप क्या सोचते हो, विल डिफाइन कि आप इनको क्रैक करने के लिए कभी पढ़ पाओगे या इनको क्रैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आपका एटीट्यूड है कि बहुत टाइम लगता है, नेगेटिव एटीट्यूड है बहुत टाइम लगता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, इतने में तो मेरी शादी और मेरे बच्चे हो जाएंगे, तो फिर वो एग्जाम आपके लिए नहीं है।
और अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी करते कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, लेकिन है भी तो एक जिंदगी राजा वाली, पावर को एंजॉय तो करोगे ना। ये तो चीजें हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिवली तो आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करेगी ये चीज। बिजनेस को लेके आप पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, इफेक्ट करते हैं आपकी पूरी लाइफ को। इट हेल्प्स अस टू सिंथेसाइज द डिफरेंट पीसेस ऑफ नॉलेज सो एज टू वर्क एज वन एंटिटी। हमारा जितना भी एटीट्यूड है किसी चीज को लेके, टुकड़ों में है या क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको सम अप करके ही हम किसी काम को कर पाते हैं, क्योंकि हमारा उसकी तरफ नजरिया ही डिफाइन करेगा कि हम क्या उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। मेरा देखो, जैसे जैसे टोबैको, मैंने अपने घर में कभी ये चीज नहीं देखी, सिगरेट नहीं देखा, तो इसके लिए मेरा एटीट्यूड डेवलप हो गया है कि ये चीज खराब है। सो इट ये प्रोटेक्ट भी करता है मुझे फ्रॉम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। अब इसके रिलेशन में कोई बात कर रहा हो मेरे सामने या टीवी पे कोई ऐड चल रही हो, मेरा उस पर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि मेरा एटीट्यूड वैसा डेवलप हो गया इस चीज को लेकर, नेगेटिव एक डेवलप हो गया एटीट्यूड। हेल्प्स अस टू थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव इन कोर्स ऑफ अ सोशल इवेंट। अगर कोई इवेंट हो जाती है वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या सोचना है, उसमें ये हमारी हेल्प करता है। जैसे कि आपको कहीं पे कोई लेक्चर देना है, सोशल लेक्चर, और वहां पे आप देखते हो कि वहां वुमेन ज्यादा है, तो आपका एटीट्यूड एकदम से आपको बोलेगा कि वुमेन के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे बात करनी चाहिए। हेल्प्स अस टू बी मोर एक्सप्रेसिव। जो एनजीओ फॉर्मेशन हुई थी, ये कैसे हुई थी, हम अपने आप को एक्सप्रेस, जैसे कि मुझे है कि मुझे जो हमारी गाय है, जो हमारी काऊ है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, या जो स्ट्रे डॉग्स हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको लेके तो मैं एक्सप्रेसिव कैसे होऊंगा, थ्रू एनजीओस। ओके, सो इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू बिकम मोर एक्सप्रेसिव। इट हेल्प्स अस इन वैल्यू एक्सप्रेशन। मेरी कोई वैल्यू है, मैं किसी चीज में बिलीव करता हूँ, तो मेरे को एक्सप्रेस करने में ये चीज काम आएगी। जैसे मैं ऑनेस्टी में बिलीव करता हूँ, तो मेरा एटीट्यूड हमेशा रहेगा कि मुझे उन संस्थाओं के साथ जुड़ना है जो इस पे काम करती है। तो समझा, तो मेरी वैल्यू में एडिशन भी हो रही है। वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी सो ऑलवेज क्रिटिसाइज कॉम्पिटिशन, कम्युनिस्ट ऑलवेज क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म। अगर मैं कम्युनिस्ट हूं तो मैं हमेशा कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज ही करूंगा, और अगर मैं ऑनेस्ट हूं तो मैं करप्शन को क्रिटिसाइज ही करूंगा। नेक्स्ट है ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड। जैसे ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड वो होता है, ये हमें काम करने में मदद करता है। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया सफाई कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी की एग्जांपल दी। उसने जैसे एक ईगो डिफेंसिव, तो वो क्या करेगा, वो अपने माइंड में ये चीज सोचेगा कि यार सफाई काम तो बड़ों के लिए एक नेगेटिव काम है, लेकिन वो अपने अंदर एक ईगो बना लेगा कि यार कोई तो करेगा इस काम को, सिर्फ मैं ही थोड़ी करूंगा, और भी तो लोग हैं इस काम को करने वाले, कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि उसने अपने अंदर एक ईगो बना ली है कि हाँ बीच पे जो सफाई करते हैं लोग, वो यही तो सोचते हैं, उनके अंदर एक ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड होता है। जैसे जॉब एट मैकडोनल्ड, कोई इसको लेगा कि हाँ यार कोई तो करेगा डिलीवरी वाली जॉब, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं ही कर लेता हूँ, मतलब अपने अंदर एक ईगो बना लेते हैं कि हाँ यार, जैसे फार्मर, कोई तो करेगा किसानी, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी नहीं करेगा, तो वो अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि हाँ यार मैं तो करूंगा, मैं देश के लिए आगे आऊंगा। जैसे मैं बोलता हूँ आर्मी पर्सनल्स, आर्मी मैन, अब वो देखिए आर्मी मैन जो बोलते हैं कि हमें जाना ही सिर्फ आर्मी में है, तो उनके अंदर एक ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड होता है कि यार मैं देश के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। सो सच टाइप ऑफ एटीट्यूड वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। सो गाइस, ये था आज का लेक्चर 5। मैं इस सीरीज को ट्राई करूंगा कि मैं विद इन अंडर 10 लेक्चर्स में सीरीज को खत्म करूं। ओके, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको वो लेंथी पढ़ाऊं, उसका आपको कोई फायदा नहीं है कोई पढ़ने का। मैं आपको 70 लेक्चर जैसे आजकल अवेलेबल हैं, 50 लेक्चर अवेलेबल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको विद इन 8 तो नहीं, ये 5 विद इन मतलब अंडर 10, लास्ट लेक्चर शायद मेरा 10th लेक्चर होगा जो मेरा लास्ट होगा, तो उसी में मैं इसको सम अप करूंगा।